Hello students, I am going to teach you tense. टेंस का मतलब होता है काल। काल जो होता है इसमें हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, टेंस के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल कहने से मतलब यह हो गया कि वर्तमान समय में जो टेंस जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। ऐसे सेंटेंस को लिखने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन इसका आइडेंटिफिकेशन का यूज होता है वो हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए यूज होगा। मतलब ये जो आइडेंटिफिकेशन में जो लिखा रहेगा अगर वही हिंदी सेंटेंस में मैच होता है, दोनों को मैच करेंगे, उसके बाद ही आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मैं नियम बता रहा हूँ उसी से आपको उसको ट्रांसलेट करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन दूसरा है और ये सेंटेंस में जो दिया है वो मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको नहीं लिखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है चुका है, चुकी हूँ, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके, ये इस प्रकार। ठीक है, मतलब प्रेजेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट से अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उस सेंटेंस के लास्ट में आपका चुका हूँ, चुकी हूँ ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर लिया है, ली है, ये अगर दिया है तो भी आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हिंदी सेंटेंस में ये सब आइडेंटिफिकेशन में है, इसी कंडीशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट से उसको ट्रांसलेशन करेंगे, अदरवाइज आप उसको ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब है सहायक। ये जो लास्ट में आपका है, हूँ, चुका हूँ, चुके हैं, ये जो दिख रहा है यही जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। तो इसमें दो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, पहला होता है हैव और ये हैज। The auxiliary verb are used in the basis of subject। auxiliary verb का यूज जो होगा वो सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। जैसे जो मतलब ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस पे तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होगा, ये दोनों का यूज हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हैव का यूज देखते हैं। हैव का यूज कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब में होता है? हैव का यूज होता है आई में, वी में, यू में, दे, बॉयज, गर्ल्स, मेन, women, any, प्लूरल। मतलब जो नाउन क्या हो प्लूरल। प्लूरल कहने का मतलब है बहुवचन। अब प्लूरल यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जिसकी संख्या एक है ना। द सिंगुलर इंडिकेट्स वन पर्सन, वन थिंग और वन प्लेस। बट प्लूरल मीन्स होता है which noun which verb indicates towards the two or more than two। ठीक है, दो या दो से अधिक के लिए होगा तो वो होता है प्लूरल, और जो एक व्यक्ति एक वस्तु के यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर। ठीक है, तो प्लूरल नाउन है तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे हैव। इसी के जस्ट अपोजिट है हैज। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट छूट गए हैं, जैसे ही, सी यहाँ पर नहीं लिख रहा है तो ही, सी, इट जो रहेगा उसके साथ आपका हैज लगता है। तो यहाँ हैज लगेगा ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। ये जो
सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अगर सेंटेंस में ही सी का आ गया तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, ये इसका ऑक्सिलरी वर्ब इस प्रकार से यूज किया जाता है। इसको सिंपल शब्दों में आप एक बार एक्सप्रेशन कर रहा हूं मैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान का। पूर्ण वर्तमान काल कहने का मतलब ये है कि ये जो समय है, वर्तमान समय में कोई क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है, तो उसको लिखने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसके बाद एक टॉपिक है यहाँ पर, हेडिंग मेन हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब है कि इसमें जो लिखा हुआ है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, यही जब हिंदी सेंटेंस में रहेगा उसके बाद ही आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नियम है उसको आपको फॉलो करना है। इसी के अंदर में आप उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर वहाँ पर नहीं लिखा है चुका है, चुकी है, कुछ दूसरा लिखा है, तो उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट से ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेलेक्टिंग है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं, हैव या हैज। एक सेंटेंस में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, और वो जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको चूज करके उसमें लिखना है। पहला ऑक्सिलरी वर्ब है हैव। अगर सब्जेक्ट आई है या बी है या यू है या दे है, बॉयज गर्ल्स मेन वुमेन एनी प्लूरल नाउन दिया है, तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट जो है ही सी इट बॉय गर्ल मेन वुमेन, अगर ऐसा दिया है जो सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन अगर दिया है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। इन बातों को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसी के आगे फिर आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हमको सेंटेंस को मैच करके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर उसको अरेंज करके हम लिखेंगे। So students, before some time I told you about the identification and the auxiliary verb which is used under the present perfect tense. Now I am going to tell you the structures. देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। ठीक है, जो आप सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसकी संरचना जो है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो ये जो जैसे मैथ्स सब्जेक्ट होता है उसमें जो भी आप ट्रांसलेशन, जो भी आप सवाल बनाते हैं तो उसको उसमें मान रखते हैं। इसमें भी सेम वही है, इसमें भी ये सूत्र है। तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, उसमें से पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। मतलब जो सब्जेक्ट का अर्थ जो है, जो मीनिंग है वो पॉजिटिव निकलता है, सकारात्मक निकलता है, जिसमें हाँ हम लोग समझते हैं, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव ऑब्लिक हैज। हैव ऑब्लिक हैज लिखने से मतलब ये है कि आपको या तो हैव का यूज करना है या फिर हैज का यूज करना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। वर्ड का थर्ड फॉर्म करने का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल। जो फॉर्म होता है वर्ब का वो रहेगा। ठीक है, तो वर्ब के जो पार्टिसिपल फॉर्म उसको हम लिखेंगे। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जिसका मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद अदर। जब सब्जेक्ट लिखे आप सेंटेंस से अरेंज कर लिए, हेल्पिंग वर्ब लगा लिए, फिर वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, इसके बाद जो बच जाएगा उसको लास्ट में हम अदर वर्ड के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं प्रतिदिन पत्र लिखता हूँ। मैं प्रतिदिन पत्र लिखता हूँ, इसको आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस में क्या लिखा है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर आ गया ता हूँ, लास्ट में देखिए चुका हूँ लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो आपको इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस से ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। इसको आपको ऐसे लिखेंगे, मैं प्रतिदिन पत्र लिख चुका हूँ, मैं प्रतिदिन पत्र लिख चुका हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अब सेंटेंस मतलब चुका हूँ रहेगा, तभी आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे। ये दिया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट से इसको ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। जब इसको आप ट्रांसलेशन करेंगे तो एक चीज इसमें आपको और ध्यान रखना है, वो ये है कि जो हिंदी में जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैं, इसको हम आई बोलते हैं, प्रतिदिन को हम डेली बोलते हैं, पत्र को हम इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, लिखना को हम लोग राइट बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार है। चुका हूं तो आइडेंटिफिकेशन में आ गया। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस बन गया, तो ये ट्रांसलेशन नहीं, केवल हिंदी के जो वर्ड है उसके जगह इंग्लिश के वर्ड रख देना से ट्रांसलेशन नहीं होता है। उसको अकॉर्डिंग टू रूल आप लोग जब तक नहीं लिखोगे तब तक वो ट्रांसलेशन नहीं माना जाएगा। अब ये जो इंग्लिश में हमको मिल गया है, इसको हम इस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है वो इससे ट्रांसलेशन नहीं होगा। हमको कौन सा ट्रांसलेशन करना है, ये वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला सेंटेंस को हम मिटा देते हैं, उसका कोई काम नहीं, ये इस प्रकार से। तो मैं प्रतिदिन पत्र लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, सबसे पहले क्या आएगा आई। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आई के साथ या तो हैव लगेगा या हैज लगेगा, तो आखिरी वर्ब का जो नियम आपको बताया गया है उसमें लिखा था हैव किसके साथ लगता है, हैव के साथ आई लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। तो आई हैव, फिर है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें ये है राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, आई हैव रिटर्न अ लेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, अब बचा क्या डेट, तो ये वर्ड में आ गया। ठीक है, इस अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू ट्रांसलेट द ऑल सेंटेंस व्हिच इज रिटन द हिंदी एंड हैज बीन गिवन टू यू टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इस प्रकार से सभी जो सेंटेंस जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप उनको लिखना है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस इसी में है, राम विद्यालय आ चुका है, राम विद्यालय आ चुका है। तो इसको हम लिखेंगे राम हैज अराइव्ड टू स्कूल। यहाँ हमने डायरेक्ट उसको ट्रांसलेशन कर दिया, राम को हम राम ही कहेंगे, राम के साथ हैज लगेगा, आ चुका है तो हम लोग अराइव बोलते हैं, अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव का होता है, और कहाँ आ चुका है वो स्कूल आ चुका है, तो वहां पर लास्ट में स्कूल लिखा जाएगा। थर्ड सेंटेंस है इसी में, वे अपना कार्य कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दे के साथ लगेगा हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब जैसे इसी का निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो हैव को आप सब्जेक्ट के पहले लगा दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब बाकी आपको एज इट इज उसको लिख देना है। इसको मैं आपको आगे फिर बता रहा हूँ। देखिए, अब इसके बाद अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था यहाँ पर, सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। इसमें क्या करेंगे हम, निगेटिव सेंटेंस जैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट के साथ हैव हैज लगेगा, इसी हैव हैज और जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसके बीच में आपको नॉट को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ निगेटिव सेंटेंस का, मैं प्रतिदिन पत्र नहीं लिख चुका।
ठीक है। तो यह हो जाएगा आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर, ठीक है, आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर डिड। सेकेंड सेंटेंस इसी में लिखेंगे राम विद्यालय नहीं पहुंचा है, राम विद्यालय नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आ जाएगा राम, फिर हम लिखेंगे हैज नॉट अराइव्ड स्कूल, राम हैज नॉट अराइव्ड स्कूल। फिर यहाँ पर थर्ड सेंटेंस लिखेंगे तुम आज गृह कार्य नहीं पूर्ण किए, तो गृह कार्य पूर्ण नहीं किए। तो यहाँ पर हम यू लिखेंगे, यू के साथ हैव लगता है के बाद हम लगा देंगे नॉट कंप्लीटेड, जो है नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंस बन गए। मैं प्रेजेंट पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटर्न लेटर, राम विद्यालय नहीं पहुंचा है, तो राम हैज नॉट अराइव्ड स्कूल, तुम आज गृह कार्य पूर्ण नहीं किया, यू हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क टुडे। आज है, यहाँ पर क्या लिखेंगे टुडे, ठीक है। इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ट्रांसफर करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ ऐसा बनेगा, हैव है जो है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का अदर वर्ड, इसके इसी हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं क्या, मैं प्रतिदिन पत्र लिख चुका हूँ, तो ये इसको लिखोगे हैव आई रिटर्न अ लेटर डेली। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना कंपल्सरी, इसको ध्यान रखना। क्या राम विद्यालय पहुंचा है, क्या राम विद्यालय पहुंचा है, तो यहाँ लिखेंगे हैज राम अराइव्ड स्कूल, तो यहाँ हम लिखेंगे हैव राम अराइव्ड स्कूल, इस प्रकार से। तीसरा है तुम आज भी कार्य पूर्ण नहीं किए हो, तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा क्या तुम गृह कार्य पूर्ण किए हो, ठीक है, क्या तुम गृह कार्य पूर्ण किए हो, इस प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क टुडे, इस प्रकार से। ये लास्ट में आपको क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपने जो 3 स्ट्रक्चर देखा कि प्रत्येक स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट है हैव है, इसका यूज किया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ आपको हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करना है। इसी सेंटेंस में जब अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हिंदी का जो सेंटेंस है उसके अंत में चुका है, चुकी है, या लिया हूँ, ली हूँ, इस प्रकार से आना चाहिए। और उसमें ये मतलब सेंस होना चाहिए कि वो जो क्रिया है वो वर्तमान समय पूर्ण हो चुका है, तभी आप उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट से ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसका जो भाव है, जो सेंस है वो निगेटिव मीनिंग का। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट है उसके साथ आपको नॉट का यूज करना है। फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें है जो रहेगा उसको सब्जेक्ट के पहले लगाना है, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आपको आज बताया गया है।
तो इसके बाद आप लोग ये जो सब सेंटेंस बनाएंगे उसको अल्टरनेट में आप अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव, ऐसा करके आप सेंटेंस को वन बाय वन आप चेंज करेंगे तो उससे आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अफर्मेटिव निगेटिव में केवल इतना अंतर होता है कि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगा रहेगा, और इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले होता है। ठीक है, बाकी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे मैं आप लोगों को एग्जाम में डू एज डायरेक्टेड जो टेंस चेंज करने के लिए आएगा उसको मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोग कनेक्टर्स पढ़े थे, तो कनेक्टर्स में लिखा रहता है डू एज डायरेक्टेड। ये डू एज डायरेक्टेड का मतलब है निर्देशानुसार हल करें या कार्य करें। मतलब एक सेंटेंस में आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको आगे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ग्रामर पोर्शन का जो क्वेश्चन होता है वो डू एज डायरेक्टेड के अंडर में ही आएगा। जितने टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे, जैसे आपने कनेक्टर पढ़ा, नोटिस पढ़ा, और अभी आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के जो भी टेंस चेंज करने के लिए आएगा तो इसी प्रकार से डू एज डायरेक्टेड में वो दिया जाता है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस मैं प्रेजेंट परफेक्ट से ले रहा हूं। ही हैज पेंटेड डायग्राम, उसने चित्र बनाया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है मेक इट निगेटिव। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा ही हैज पेंटेड डायग्राम, उसने डायग्राम बनाया, उसने चित्र बनाया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेक इट निगेटिव। मतलब ये जो ही हैज पेंटेड डायग्राम लिखा है उसको आपको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मतलब ये सेंटेंस को आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो बिफोर सम टाइम आई हैड टोल्ड यू दैट यू एंड नॉट इज एडेड हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक निगेटिव सेंटेंस। मतलब जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस है उसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करेंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो ही हैज पेंटेड डायग्राम ये आपने लिखा, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब हैज है, तो ये हैज नॉट पेंटेड डायग्राम। ठीक है, ही हैज नॉट पेंटेड डायग्राम। सेकेंड मैं लिख रहा हूं राम हैज सेलेक्टेड करेक्ट ऑप्शन। इसको आपको चेंज करना है, चेंज इनटू निगेटिव। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा कि फिर इसमें वही हैज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो राम हैज नॉट सेलेक्टेड करेक्ट ऑप्शन, ये इस प्रकार से। ठीक है, राम हैज नॉट सेलेक्टेड करेक्ट ऑप्शन। फिर यहाँ पर तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं दे हैव गॉन टू मार्केट। दे हैव गॉन टू मार्केट, इसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है दे हैव गॉन टू मार्केट, इस सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट। बिफोर द सब्जेक्ट कहने का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लगाना है। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगा है, ये गुड करके सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। बाकी जो वर्ब है मेन ऑक्सिलरी वर्ब है और जो अदर वर्ड है उसको सब उसी प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर है,
हैव दे गॉन टू मार्केट। लास्ट में क्या लगा दिया आपने? क्वेश्चन। फिर है फोर्थ सेंटेंस, इसी में बना रहा हूं मैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा उससे हम अफर्मेटिव बनाएंगे। तो हैव यू कंप्लीटेड वर्क। अब इसको आपको बनाना है मेक इट अफर्मेटिव। तो यहाँ पर ये हैव यू कंप्लीटेड वर्क लिखा है, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है वो के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब को हम लिखेंगे कंप्लीटेड। यू हैव कंप्लीटेड वर्क। तो इस प्रकार से क्या बन गया? अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये डू है डायरेक्टेड जो होता है ये इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंस को चेंज करना सीखेंगे।